ये नेक्स्ट थिंग, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। भाई रेडियो एक्टिविटी के कुछ लॉज हैं हम लोगों के, और ये रेडियो एक्टिविटी किन किन लॉज को फॉलो करता है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हम लोगों का कहा गया है कि इट इज़ रैंडम, स्पॉन्टेनियस एंड प्योरली न्यूक्लियर फिनोमिना। दैट मीन्स कि ये कब होगा कब नहीं होगा, इसमें हम लोग का ये बिल्कुल रैंडम होता है। और रैंडम में मतलब कौन न्यूक्लियाई पहले हम लोगों का डिसइंटीग्रेट होगा, कौन बाद में होगा, ये हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है इट इज़ ए रैंडम फिनोमिना एंड इट इज़ प्योरली न्यूक्लियर फिनोमिना। स्पॉन्टेनियस होता है, यानी कि अपने आप होता है, कोई कराता नहीं है। और ये हम लोगों का रेडियो एक्टिविटी जनरली हैवी न्यूक्लियाई में, अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई होते हैं उसमें रेडियो एक्टिविटी होता है, हैवी न्यूक्लियाई में। और प्योरली न्यूक्लियर फिनोमिना मतलब ये इसमें हम लोगों का न्यूक्लियस का पार्टिसिपेशन होता है सिर्फ, इसमें इलेक्ट्रॉन वगैरह का पार्टिसिपेशन नहीं है। इट इज कॉल्ड प्योरली न्यूक्लियर फिनोमिना। इट डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस। ये फिजिकल और केमिकल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि ये प्रेशर टेम्परेचर का वेरिएशन जो भी हो रहा होगा सराउंडिंग में, या सराउंडिंग में क्या है उसके, उससे कोई मतलब इसको नहीं होता है। अगर रेडियो एक्टिव सैंपल यहाँ पर है तो ये अब डिसइंटीग्रेट होगा ही होगा, चाहे यहाँ पर टेम्परेचर वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या सराउंडिंग में क्या रखा है, उससे इसको कोई मतलब नहीं होता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस। इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। भाई ये हम लोगों का फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स पे कैसे डिपेंडेंट है? तो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंट कंसंट्रेशन। वही चीज हम लोगों का यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स का ये फॉलो करता है। नेक्स्ट हम लोग का है इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पर्टिकुलर न्यूक्लियस या न्यूक्लाइड। हम लोगों का था कि रैंडम होने का मतलब क्या था कि इसमें से कौन न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा ये प्रेडिक्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसमें एज होल रेडियो एक्टिव सैंपल में जितने भी न्यूक्लियाई हैं उनका रेट हम लोग निकाल पाते हैं यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। भाई कितने टाइम में कितने न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे ये हम लोग निकाल पाते हैं यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। तो यही हम लोगों का लिखा हुआ है। It is impossible to predict the disintegration of particular nuclide, but we can predict the rate of decay of radioactive nuclei using first order chemical kinetics. अब फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पर कैसे वैलिड है? तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर n न्यूक्लियाई हैं उसमें एट एनी टाइम t इक्वल टू t, जनरल टाइम t पर, तो उस केस में फर्दर dn न्यूक्लियाई हम लोगों के डिसइंटीग्रेट होते हैं इन dt टाइम। तो उस केस में हम लोग रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या रेट ऑफ डीके माइनस डी एन बाई डी टी लिखते हैं। माइनस क्यों है? क्योंकि एन हम लोगों का टाइम के साथ धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दैट्स वाई इट इज रिटन एज माइनस डी एन बाई डी टी, एंड दिस माइनस डी एन बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि प्रेजेंट न्यूक्लियाई कंसंट्रेशन, जिसमें एन हम लोगों का क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियाई कंसंट्रेशन इन द सैंपल। इसको हम लोग न्यूक्लियाई कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो ये हम लोगों का है फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स से ही कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंट कंसंट्रेशन या न्यूक्लियाई कंसंट्रेशन। अब इसमें इस न्यूक्लियाई कंसंट्रेशन जो भी है टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है उसकी एनालिसिस हम लोग देखते हैं। ये हम लोग का एनालिसिस का न्यूक्लियाई कंसंट्रेशन का एनालिसिस, रेट ऑफ डीके हम लोग या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन माइनस डी एन बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, और ये यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कांस्टेंट आएगा which is denoted by lambda. This lambda is called disintegration or decay constant. ये हम लोग का ये किसी न्यूक्लियाई के लिए कांस्टेंट रहता है। और n क्या था हम लोग का, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम, t इक्वल टू टी, वही लिखा हुआ है न्यूक्लियाई कंसंट्रेशन एट प्रेजेंट। अब इसमें हम लोग इस n को इधर ले गए, dt को इधर ले गए, तो ये हम लोग का dn बाई n और ये लैम्डा dt आ गया माइनस, इस माइनस साइन को इधर लेके चले गए। अब यहां पर इसको इंटीग्रेट करेंगे, वही 1 बाई एन का इंटीग्रेशन n के रेस्पेक्ट में अगर करेंगे तो इट इज ln n लिमिट भाई t इक्वल टू 0 पर, यानी शुरू में हम लोग का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हम लोग मान लिए कि n नॉट है, शुरू में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n नॉट, और t इक्वल टू t पर ये नंबर हम लोगों का n, तो ये n नॉट टू n, और ये है माइनस लेमडा dt, यहाँ 1 लैम्डा बाहर हो गया कांस्टेंट है,
तो यहाँ वन वन का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट करने में इट इज टी 0 to t। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो इट इज ln n माइनस ln n नॉट एंड दिस इज माइनस लेमडा टाइम्स टी। टी माइनस 0 करेंगे तो ये टी हो गया। ln a माइनस ln b इज ln a बाई बी ln n बाई n नॉट विच इज माइनस लेमडा टी। अब इसको हम लोगों को n का वैल्यू सॉल्व करना था तो लॉग हटाना पड़ेगा। तब इसके बाद हम लोग एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग लेने का मतलब यह है कि यहाँ पर एंटी लॉग लेने पर जब हम लोग का ये ln हट जाएगा और ये जो राइट हैंड साइड दिखता है इसका जो भी बेस है, अब ये नेचुरल लॉग है तो नेचुरल लॉग का बेस हम लोगों का ई होता है। ई जो भी था अब इसका पावर हम लोगों का राइट हैंड साइड बनेगा। इसके अब एंटी लॉग लेते हैं तो ये लॉग हटेगा, तो लॉग यहाँ से हटाने पर n डिवाइडेड बाई n नॉट और राइट साइड जो हुआ इसका बेस जो भी था e उसका पावर हो गया विच इज e टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो यहाँ से n का वैल्यू हम लोगों का सॉल्व हो गया n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा टी। अब ये e का पावर जो भी फंक्शन है टाइम का दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें अगर देखेंगे तो ये हम लोगों का एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है n and this is time t, it is exponentially decreasing। भाई t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो e टू दी पावर 0 1 है विच इज n नॉट। ये n नॉट यहाँ से शुरू होगा और t जैसे जैसे बढ़ेगा e का पावर हम लोगों का जो भी है निगेटिव में बढ़ेगा, इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू कम होता जाता है एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये हम लोगों का एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। दिस इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम t इन द सैंपल। ये एक्सपोनेंशियली ये डिक्रीज कर रहा है। अब यहीं पर हम लोगों का ये फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स अगर नहीं होगा उस केस में क्या होगा, ये जीरो ऑर्डर जो हम लोग पढ़ते हैं, जीरो ऑर्डर का मतलब n टू दी पावर 0। n टू दी पावर जब 0 कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा और उस केस में हम लोगों का रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन हम लोगों का क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। तो जब कांस्टेंट हो जाता है उस केस में हम लोगों का ये यहाँ से हट गया, dt सिर्फ इधर जाएगा और उस केस में n का वैल्यू हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो इस केस में हम लोगों का ये लीनियर वेरिएशन आता है। यहाँ एक्सपोनेंशियल दिख रहा था, उस केस में हम लोगों का लीनियर वेरिएशन। कभी कभी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन इसमें दे दिया जाता है कि जब हम लोगों का रेट ऑफ डिके कांस्टेंट अगर होता है तो उस केस में हम लोगों का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम टी कितना होगा, मतलब ये अगर n पे डिपेंड नहीं करे तो क्या होगा। तो उस केस में n का पावर हम लोग 0 कर लेते हैं, n का पावर 0 करने पर ये 1 बन जाता है। नेक्स्ट थिंग हम लोग का अब ये डिसइंटीग्रेट होता गया है तो यह नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम होते जा रहा है। तो कितने टाइम में ये हम लोगों का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियल का हाफ हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई और रेडियोएक्टिव सैंपल, दिस इज कॉल्ड हाफ लाइफ, दैट इज डिनोटेड बाय टी हाफ। ये टी हाफ से डिनोट करते हैं हम लोग। हाफ लाइफ, ये हम लोग का हाफ लाइफ था कि द टाइम इन विच न्यूक्लियाई कंसंट्रेशन बिकम्स 50% ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सैंपल और रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। इतने टाइम में हम लोगों का इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाता है, यानी कि एन नॉट अगर इनिशियल है तो एन नॉट बाई 2, तो ये एन नॉट बाई 2 हो जाए, इट इज एन नॉट बाई 2। तो यही टाइम हम लोगों का हाफ लाइफ कहलाएगा, दैट इज डिनोटेड बाई टी हाफ। तो इस हाफ लाइफ का वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलता है हम लोगों को, दैट इज टी इक्वल टू टी हाफ। जो n का वैल्यू था वो है एन नॉट बाई 2। तो इन सब का वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं तो n की जगह पर एन नॉट बाई 2 इक्वल टू एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लेमडा इंटू टी की जगह पर टी हाफ, यानी 1/2 एन नॉट कैंसिल हो गया, ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी हाफ। अब टी हाफ सॉल्व करना अगर है तो ये ई का पावर यहाँ पर नहीं, पावर में नहीं दिखना चाहिए। अब इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग जिसका बेस ई होता है। तो इट इज ln 1/2 इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू टी हाफ
ln e, और ln e इज 1, या इसको हम लोग इस तरह से पहले लिख लें, ln e टू द पावर माइनस लैम्डा टी हाफ। अब ये e का पावर जो था यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, इट इज ln 1 माइनस ln 2 माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ, और ln e इज 1। ln 1 इज 0, तो ये हम लोगों का 0 है, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल होके टी हाफ का जो वैल्यू आया दैट इज ln 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा, और ln 2 का जो वैल्यू होता है इट 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट फार्मूला, इस पे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। इसमें हम लोगों का जो लैम्डा था, अभी लैम्डा का यूनिट क्या बनेगा, ये लैम्डा इंटू टी। अब ये ई का पावर जो भी होगा एक यूनिटलेस या डायमेंशनलेस नंबर होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होना चाहिए, यानी कि अगर टाइम हम लोगों का सेकंड में है तो ये हम लोगों का सेकंड में इन्वर्स होना चाहिए, यानी पर सेकंड। तो लैम्डा का यूनिट हम लोगों का पर सेकंड होगा या पर मिनट होगा या पर आवर होगा, जिसमें हम लोगों का टाइम होगा उसका जस्ट इन्वर्स होगा लैम्डा का यूनिट। न्यूक्लियाई कंसंट्रेशन अगर हम लोग आफ्टर एन हाफ लाइफ देखें तो कितना आएगा, तो आफ्टर एन हाफ लाइफ के मतलब क्या है कि टी इक्वल टू एन इंटू टी हाफ, एन टाइम्स टी हाफ। इतने टाइम बाद अगर हम लोगों का न्यूक्लियाई कंसंट्रेशन देखते हैं तो क्या है, यानी कि इसमें हम लोगों का टी का वैल्यू जो भी था इतना हम लोग पुट कर देते हैं, तो ई का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, टी की जगह पर एन टी हाफ पुट कर दिए। अब ये हम लोगों का इसको एन को अगर हटा देते हैं, यहाँ लैम्डा इंटू टी हाफ इंटू एन कर देते हैं, तो ये हम लोगों का ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी हाफ का पावर एन बन जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं मैथमेटिक्स से। और ये हम लोगों का अभी लिखे थे ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी हाफ का वैल्यू ही हम लोग कितना था 1/2, तो इसके जगह पर 1/2 पुट कर दिए, 1/2 टू दी पावर एन। तो 1 का पावर एन तो हमेशा 1 ही रहेगा और 2 टू दी पावर एन नीचे आ गया, तो इट इज सिंपली एन नॉट बाई 2 टू दी पावर एन। दिस इज न्यूक्लियाई कंसंट्रेशन आफ्टर एन हाफ लाइफ्स। और ये इसमें अगर ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद हम लोगों का n0/2 हुआ था, इसमें फर्दर और हाफ लाइफ लेंगे तो अब इसका आधा हो जाएगा, इसका हाफ का मतलब 2 टू द पावर 4, सॉरी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका हाफ करेंगे तो 2 से और डिवाइड करेंगे तो n0/2 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो हर एक हाफ लाइफ में इनिशियल वैल्यू, अब ये अगला हाफ लाइफ के लिए ये इनिशियल वैल्यू था, इसका हाफ हो गया हम लोगों का इतने टाइम में। फिर अब ये अगला हाफ लाइफ ये था, तो उस केस में हम लोगों का ये इनिशियल वैल्यू है उसका हाफ होगा। तो हर एक हाफ लाइफ में ये हाफ होता जाता है, इनिशियल वैल्यू जो भी रहा होगा उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि ये हम लोग का 50% है, ये कितना हो गया 50% का हाफ दैट इज 25%। 25% अगर ये है 25% का फर्दर हाफ 12.5%, इस तरह से होता जाएगा। और किसी जनरल टाइम टी की बात करते हैं, अगर हम लोगों का मान लेते हैं कि किसी जनरल टाइम टी पर 60% ही रहा उसमें, और 60% के बाद हम लोगों का 1 हाफ लाइफ के बाद देखेंगे तो फिर 30% हो गया होगा, फिर उसके बाद फर्दर हाफ लाइफ लेंगे तो फिर 15% हो गया होगा। इस तरह से हम लोगों का हाफ लाइफ में हमेशा 1 हाफ लाइफ में ये हम इनिशियल वैल्यू का हाफ होता रहेगा। नेक्स्ट थिंग हम लोगों का है एवरेज और मीन लाइफ। भाई एवरेज और मीन लाइफ किसी भी न्यूक्लियाई के लिए हम लोग का एवरेज और मीन लाइफ क्या है ये हम लोग बात करते हैं। तो अभी इसमें हम लोग किसी रेडियो एक्टिव सैंपल में हम लोग का बहुत सारा न्यूक्लियाई था, और ये t इक्वल टू 0 से लेकर के t टेंडिंग टू इन्फिनिटी तक में ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, यानी कि उसमें जब तक हम लोगों का कोई भी न्यूक्लियाई सैंपल में प्रेजेंट होता है तब तक हम लोग कहते हैं उसका लाइफ है, यानी कि वो जिंदा है। लेकिन जैसे ही डिसइंटीग्रेट हो रहा है उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, यानी कि वो हम लोग कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियाई हम लोग का स्पीसीज था वो अब नहीं रहा, यानी कि वो अब डेड हो गया। तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि हर एक न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होने से पहले तक जितने टाइम तक रहा है सैंपल में वही उसका लाइफ रहा, और जैसे डिसइंटीग्रेट हो गया वो खत्म हो गया। तो जैसे हम लोगों का ह्यूमन लाइफ होता है, बहुत सारा हम लोगों का ह्यूमन, भाई ऑन एन एवरेज ह्यूमन लाइफ हम लोग क्या बात करते हैं 65 ईयर्स, या कहीं कहीं 70 ईयर्स, कहीं 60 ईयर्स भी है, 62 ईयर्स। तो ये हम लोग का 62 ईयर्स जो भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं किस बेसिस पे,
भाई तो बहुत सारे हम लोगों का लगभग जो डेटा कलेक्ट होता है ऑन एवरेज 1000 पीपल का डेटा हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 1000 पर्सन जो भी हम लोगों के अभी डेड किए उनका एवरेज लाइफ निकालते हैं, यानी सबके लाइफ का सम। भाई कोई हम लोगों का 50 ईयर्स जिया है, कोई 40 ईयर्स, कोई 60 ईयर्स, इस तरह से सबके लाइफ का सम किए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन जितने भी थे, 5, 10, 20, 1000, मतलब अगर 10 पीपल थे इस तरह से तो डिवाइडेड बाई 10, तो दिस इज कॉल्ड एवरेज ह्यूमन लाइफ। उसी तरीके से हम लोगों का ये एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई क्या है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो मान लेते हैं कि किसी सैंपल में n न्यूक्लियाई थे एट t इक्वल टू टी, n न्यूक्लियाई हैं इसमें, और फर्दर हम लोगों का ये dn न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जाता है इन टाइम dt। भाई dn न्यूक्लियाई हम लोगों का फर्दर किसी सैंपल में हम लोगों का इतना न्यूक्लियाई था, इसमें से dn न्यूक्लियाई हम लोगों का dt टाइम में डिसइंटीग्रेट, dt इज वेरी लेस टाइम, यानी कि ये dt टाइम हम लोगों का टेंडिंग टू 0 होता है। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि जो dn न्यूक्लियाई अभी डिसइंटीग्रेट हुए इस टाइम पर, तो ये डिसइंटीग्रेट होने से पहले सैंपल में इतने टाइम तक तो हर एक न्यूक्लियाई इसमें से रहा होगा। तो मान लेते हैं कि ये नंबर हम लोगों का बेसिकली 10 अगर मान लेते हैं, दिस इज dn इज 10, तो 10 न्यूक्लियाई अभी डिसइंटीग्रेट हुए, तो ये 10 न्यूक्लियाई इतने टाइम तक तो सैंपल में रही, दैट मीन्स इसमें से हर एक न्यूक्लियाई t टाइम तक जिंदा रहा। तो हर एक न्यूक्लियाई अगर t टाइम तक जिंदा रहा है तो इन 10 न्यूक्लियाई का जो भी टोटल लाइफ का सम है वो कितना हो गया, तो सभी में हम लोगों का t और t ऐड हो गया, कितने टाइम, 10 टाइम्स। तो इसको सिंपली हम लोग t इंटू 10 कर देते हैं, एंड दिस 10 इज नथिंग बट dn, तो इसको हम लोग dn रिप्लेस कर देते हैं। तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि इन dn न्यूक्लियाई जो थे उनके लाइफ का सम है, दिस इज सम ऑफ लाइफ्स ऑफ dn न्यूक्लियाई। और ये dn न्यूक्लियाई का अगर सम है तो हमारे ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियाई थे जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिसइंटीग्रेट हुए थे, तो सबके लाइफ का सम करेंगे तो इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो दिस इज सम ऑफ लाइफ्स ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई, ये जो हम लोगों का देगा इंटीग्रेशन, सम ऑफ लाइफ्स ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना था, n नॉट, एंड दिस इज कॉल्ड एवरेज लाइफ और मीन लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। अब इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से हम लोग लिखते हैं, ये रहा हम लोगों का एवरेज और मीन लाइफ। एवरेज लाइफ क्या था, सम ऑफ लाइफ्स ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और ये हम लोगों का dn न्यूक्लियाई के लाइफ का सम था, और उसमें तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 to n नॉट, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हम लोगों का n नॉट था, तो ये हम लोगों का सम ऑफ लाइफ्स ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई हो गया डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज n नॉट। अब हम लोगों का यहाँ पर ये n नॉट dn का वैल्यू, अभी हम लोग ये लिखे थे कि जो हम लोगों का फंक्शन n का वैल्यू लिखे थे माइनस डी एन बाई डी टी इज लैम्डा इंटू एन। तो ये dn का वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा इंटू एन, और ये n का वैल्यू वापस हम लोग पुट कर देते हैं n नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा, n का वैल्यू वापस n नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। तो यहाँ से हम लोगों का dt जब इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये dn का वैल्यू हम लोगों को मिल जाता है, वही यहाँ पर पुट किया गया है। तो ये dn का वैल्यू हम लोगों का माइनस ये है, और n इक्वल टू एन नॉट कब था, जब t इक्वल टू 0, यानी शुरू में, और t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर n का वैल्यू क्या हो गया था, 0। तो अब इसमें हम लोगों का dn, जब इसको हम यहाँ dt के टर्म में पुट कर देंगे तो अब लिमिट हम लोगों का, ये हम लोगों का अभी n पर लिमिट है, तो अब लिमिट हम लोगों का चेंज होकर किस पे आ जाएगा, t पर। तो ये t पर लिमिट हम लोगों का क्या चेंज हो रहा है, तो शुरू जब ये 0 है, 0 कब था, t इन्फिनिटी पर, n का वैल्यू 0 कब है, जब t इन्फिनिटी है, तो यहाँ t पर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट हम लोगों का 0 था, तो यहाँ लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो गया, अपर लिमिट n नॉट था, और n नॉट कब है, t इक्वल टू 0 पर, तो अपर लिमिट t का 0 हो जाएगा।
और इस n का वैल्यू वापस हम लोग ये पुट कर देते हैं n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी माइनस ये इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टी होता है कि लिमिट अपर को लोअर बना दे लोअर को अपर बना दे, तो यहाँ पर एक और माइनस साइन हो जाता है। तो जब ये इसको अपर लिमिट बनाएंगे एक लोअर लिमिट, तो ये माइनस और इसमें माइनस एक और आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हम लोगों का बन जाता है 0 टू इन्फिनिटी में माइनस साइन हट जाता है। अब एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज सिंपली लैम्डा टी टू द पावर माइनस लैम्डा टी 0 टू इन्फिनिटी। अब इसमें दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, टी भी एक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल भी फंक्शन है। तो दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन एंड दिस वन इज एक्सपोनेंशियल। तो इसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाते हैं। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट जब यूज करेंगे तो भाई फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन का इंटीग्रल, ये हम लोग का इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करते हैं। वही चीज़ यहाँ पर किया गया है। लैम्डा कांस्टेंट था बाहर हो गया, अब इसका फर्स्ट फंक्शन ये था, सेकेंड का इंटीग्रेशन की हम लोग का ये आ गया, अब इस पर लिमिट लगा दी हम लोग माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 1 और सेकेंड का इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी बाई माइनस लैम्डा और फिर इसका इंटीग्रल, तो ये हम लोगों का अब ये लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी 0 हो गया, यानी टोटल हम लोगों का फिर 0 हो जाएगा। और लोअर लिमिट जब ये 0 पुट करेंगे तो t का वैल्यू 0 है, तो इसमें t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो 0 माइनस 0 ये एक्चुअली 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो टर्म है पूरा 0 हो गया। इस माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और लेमडा फिर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई था, तो जब लेमडा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे उसी को लेमडा बाई लेमडा लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये बचा e टू द पावर माइनस लेमडा टी डी टी, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, ये 1 हो गया। तो सिंपली टी एवरेज हम लोगों का ये आ जाता है e टू द पावर माइनस लेमडा टी डी टी 0 टू इन्फिनिटी। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोगों का ये लिखा था अभी, उसी का बस लिमिट पुट कर दिए। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये सिंपली सॉल्व होने के बाद हम लोगों को क्या आ जाता है, इट इज 1 बाई लेमडा एंड दिस इज हाफ लाइफ सॉरी एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। और इसको अगर हम लोग हाफ लाइफ से रिलेट करते हैं तो ये एवरेज लाइफ 1 बाई लेमडा, टी हाफ क्या था ln2 डिवाइडेड बाई लेमडा, तो उस केस में 1 बाई लेमडा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, टी एवरेज। तो टी हाफ 1 बाई लेमडा की जगह टी एवरेज लिख सकते हैं विच इज ln2 इंटू टी एवरेज। ये टी हाफ और टी एवरेज का रिलेशन है, यानी कि हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ का रिलेशन, यानी कि दोनों में से कोई भी अगर दिया है, यानी कि लेमडा दिया है तो एक्चुअली हम लोगों को हाफ लाइफ भी पता है और एवरेज लाइफ भी पता है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, या इन दोनों में से कोई भी एक पता है तो हम लोगों का बाकी तीन चीज़ें पता कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं हम लोगों का कैलकुलेशन के लिए, जैसे n का वैल्यू हम लोग n नॉट ई टू पावर माइनस लेमडा टी लिख रहे थे, तो टाइम का वैल्यू हम लोग अगर एवरेज लाइफ के बराबर अगर कंसीडर करते हैं t का वैल्यू, तो उस केस में n का वैल्यू कितना आ रहा है, तो n टी इक्वल टू टी एवरेज विच इज 1 बाई लेमडा, तो उस केस में n का वैल्यू हम लोग का n नॉट ई टू पावर माइनस लेमडा इंटू टी एवरेज, यहाँ टी एवरेज का वैल्यू 1 बाई लेमडा पुट करेंगे तो ये हम लोग का 1 हो जाएगा, यानी कि लेमडा टी एवरेज का वैल्यू 1, तो इट इज ई टू द पावर माइनस 1 और इट इज सिंपली n नॉट बाई ई। तो हम लोग कह सकते हैं कि टाइम जितने में हम लोगों का न्यूक्लियाई कंसंट्रेशन 1 बाई ई टाइम्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हो जाता है, दैट टाइम इज कॉल्ड एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ में ही तो ये हम लोगों का वैल्यू मिला है, और ये 1 बाई ई का वैल्यू जो होता है अप्रोक्सीमेटली 0.37, 1 बाई ई इज अप्रोक्सीमेटली 0.37, ये कैलकुलेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, याद रखना है। तो ये 0.37 का वैल्यू, सॉरी 1 बाई ई इज अप्रोक्सीमेटली 0.37 एंड नॉट। दूसरा अभी हम लोग जो रिलेशन लिखे थे टी हाफ और टी एवरेज का, विच इज ln2 टी एवरेज, टी हाफ का वैल्यू ln2 0.693, अब इसको इधर ले जाते हैं तो टी एवरेज इक्वल टू टी हाफ डिवाइडेड बाई 0.693, और इसको जब डिवाइड करते हैं हम लोगों का तो ये आता है लगभग 1.44, तो टी एवरेज इज 1.44 टी हाफ। तो ये रिलेशन हम लोगों का है, और एक रिलेशन ये हो गया,
ये नेक्स्ट थिंग हम लोगों का एक्टिविटी। एक्टिविटी हम लोगों का क्या है, तो किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। किस रेट से हम लोगों का डिसइंटीग्रेट हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी। तो दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, माइनस डी एन बाई डी टी विच लैम्डा इंटू एन। एन क्या था, प्रेजेंट न्यूक्लियाई कंसंट्रेशन था, तो वही हम लोगों का एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कहलाता है, विच इज माइनस डी एन बाई डी टी लैम्डा एन। एन का वैल्यू हम लोगों का वापस एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, लैम्डा इंटू एन नॉट, ये हम लोगों का एक कांस्टेंट की तरह हो गया इस, और ये एन नॉट क्या था, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो भी हम लोगों का इंटू लैम्डा नॉट। अब ये का वैल्यू हम लोगों का क्या है, एक्टिविटी, वो भी हम लोगों का एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हम लोगों का क्या हो गया 1। अब टी इक्वल टू 0 पर ये एक्टिविटी का वैल्यू कितना है, लैम्डा इंटू एन नॉट, एंड दिस लैम्डा इंटू एन नॉट इज कॉल्ड ए नॉट विच इज कॉल्ड इनिशियल एक्टिविटी। इनिशियल का मतलब क्या है, एट टी इक्वल टू 0, तो इसलिए लैम्डा इंटू एन नॉट को हम लोग इनिशियल एक्टिविटी बोलते हैं। और ये क्वेश्चंस वगैरह में ये यूज किया जाता है कभी कभी, इनिशियल एक्टिविटी का टर्म। तो इनिशियल एक्टिविटी हम लोगों का ये हो गया। अब इसका एसआई यूनिट, अब यूनिट क्या निकालेंगे तो क्या बनेगा इसका यूनिट, ये नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई और ये है टाइम। तो ये डिकेड न्यूक्लियाई हम लोग हैं, डिके जिनका हो गया है वो न्यूक्लियाई था और ये टाइम था, टाइम सेकंड में होता है। तो डिके हम लोगों का नंबर, मतलब जितना भी नंबर है वो नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई, तो इसको हम लोग डीके ही बोलते हैं, डीके, और ये टाइम सेकंड, तो दिस इज कॉल्ड डीके पर सेकंड। अब ये जो रेडियो एक्टिविटी था दैट इज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकरेल, हेनरी बेकरेल के द्वारा ये डिस्कवर किया गया था रेडियो एक्टिविटी, इसीलिए उसके नाम पर ये हम लोगों का डीके पर सेकंड को ही हम लोग बेकरेल बोल देते हैं। दिस इज कॉल्ड 1 बेकरेल, 1 डीके पर सेकंड इज कॉल्ड 1 बेकरेल। ये एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज बेकरेल, दैट इज डिनोटेड बाय BQ, सिंबॉलिकली हम लोग BQ से डिनोट करते हैं, और 1 बेकरेल इज 1 डीके पर सेकंड। अब लार्जर यूनिट्स हम लोग क्या है, क्यूरी और रदरफोर्ड, ये हम लोगों के लार्जर यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी कहलाते हैं, या एक्टिविटी बोले या रेडियो एक्टिविटी भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। अब इसका जो रिलेशन है बेकरेल के साथ, दिस इज 1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 बेकरेल, और ये हम लोगों का 1 रदरफोर्ड इज 1 रदरफोर्ड का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल आर डी भी लिखा जाता है और स्मॉल आर भी लिखा जाता है। डी तो स्मॉल ही रहता है दोनों में भी, लेकिन कहीं कहीं कैपिटल आर भी लिखते हैं और कहीं कहीं स्मॉल आर भी लिखते हैं। तो ये 1 रदरफोर्ड इज 10 टू द पावर 6 बेकरेल, ये रिलेशन होता है हम लोगों का। मतलब इससे भी बड़ा हम लोगों का यूनिट हो गया क्या, क्यूरी, रदरफोर्ड से भी बड़ा यूनिट है। तो अब ये इसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हम लोग एन का ग्राफ बनाए थे टाइम का फंक्शन, दिस इज अगेन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ये नेक्स्ट थिंग, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या है, तो ये नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड और डिकेड न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन। भाई कितने न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या है, इनका रेशियो कहलाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो टी टाइम में हम लोगों का एन न्यूक्लियाई बचा हुआ था, शुरू में कितना था एन नॉट, तो एन नॉट शुरू में था, टी टाइम बाद एन बचा हुआ है, तो कितने डिसइंटीग्रेट हो गए, एन नॉट माइनस एन, इतना डिसइंटीग्रेट हो गया, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट था, तो एन नॉट माइनस एन ये हम लोगों का डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई हो गया, और ये एन नॉट शुरू में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई था, ये रेशियो। तो इट इज 1 माइनस एन बाई एन नॉट, दोनों में डिवाइड कर दिया गया। एन बाई एन नॉट का वैल्यू क्या है, ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, क्योंकि हम लोग का एन का वैल्यू ये होता है, तो यहाँ से एन बाई एन नॉट का वैल्यू कितना आ गया, ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये हम लोग का है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल्स, भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल्स क्या है, जितने भी सर्वाइव किए हुए हैं, यानी कि
अभी जिनका डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है उनमें उसका जो प्रोबेबिलिटी है सैंपल में वो कितना है, तो उसमें हम लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ सर्वाइव्ड और अनडिकेड न्यूक्लियाई, जितना डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ है अभी, यानी कि एन टी टाइम बाद एन बचा हुआ था, उसी को हम लोग अनडिकेड न्यूक्लियाई बोलेंगे। तो ये हम लोगों का एन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच इज एन बाई एन नॉट एंड दिस इज ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्या 1। तो यानी कि दोनों प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा 1 है। अब ये दोनों प्रोबेबिलिटी बराबर कब होगा, ये वाला और ये वाला बराबर कब हो जाएगा, भाई ये हम लोगों का बराबर कब हो जाएगा, जब ये हम लोगों का 50% इसका वैल्यू हो गया एन नॉट बाई, यानी कि एन नॉट बाई एन हम लोगों का 1/2 हो जाए, तो ये हम लोगों का 1 माइनस 1/2 हो गया, तो ये भी 1/2 और ये भी 1/2, यानी कि जब 50% हो जाता है एन का वैल्यू इनिशियल का, तो हम लोगों का ये दोनों प्रोबेबिलिटी बराबर होता है। और ये कितने टाइम बाद आता है, तो हाफ लाइफ, यानी कि 1/2 लाइफ में ही हम लोगों का दोनों प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाएगा। अब ये हम लोगों का एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा था, इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो ये जब हम लोगों का टी के साथ ये हम लोगों का डिक्रीज करता है, तो लेकिन डिफरेंस अभी कम होता जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये वैल्यू कम होता जाएगा, तो ये डिफरेंस जो होगा वो बढ़ता जाएगा। टी इक्वल टू 0 पर ये हम लोगों का 1 था, तो 1 माइनस 1 इज 0, शुरू में ये हम लोगों का 0 था, अभी धीरे धीरे बढ़ के जब टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो ये 0 की तरफ टेंड कर गया और ये वैल्यू हम लोगों का 1 की तरफ, तो ये हम लोगों का 0 से 1 की तरफ बढ़ेगा और ये हम लोगों का 1 से 0 की तरफ बढ़ेगा। तो इन दोनों का ग्राफ जब प्लॉट करते हैं तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग कर्व कहलाता है। ये आफ्टर लॉन्ग टाइम यानी इन्फिनिटी पर हम लोगों का 1 को अप्रोच करेगा और ये हम लोगों का प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल्स ये टी इन्फिनिटी पर 0 को टेंड करेगा। दोनों प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन जो भी हो रहा है, ये इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों प्रोबेबिलिटी बराबर हो गया, और ये किस टाइम पे बराबर होगा, तो ये हाफ लाइफ, और ये दोनों 50-50 1/2 दोनों का वैल्यू 1/2 हो जाएगा उस समय। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल्स एंड डिसइंटीग्रेशन। ये नेक्स्ट थिंग होगा पैरेलल डिसइंटीग्रेशन और पैरेलल डिके। भाई पैरेलल डिसइंटीग्रेशन किसको बोलते हैं, जब कोई एक पार्टिकुलर रेडियोएक्टिव सैंपल या रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई दो में कन्वर्ट होगा साइमल्टेनियसली, उसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल डिके। यानी कि ए हम लोगों का कोई रेडियोएक्टिव सैंपल था, इससे हम लोगों का दो फॉर्मेशन हो रहा है, बी और सी, ये अलग है ये अलग है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल डिसइंटीग्रेशन। 2 या 3 में भी हो सकता है, 3-4 में भी हो सकता है। तो अभी हम लोग का ये प्रेजेंट कंसंट्रेशन हम लोग क्या है ए। अब इसमें हम लोगों का टाइम t इक्वल टू 0 पर ए बी सी तीनों का न्यूक्लियाई कंसंट्रेशन, यानी कि शुरू में सारा ए था, बी और सी नहीं था, क्योंकि इसी से बन रहा है, तो अभी हम लोग मान लेते हैं कि 0 है। ये 0 नहीं भी हो सकता है, इट मे बी नॉन जीरो। एन नॉट ए इसको एन नॉट बी और ये एन नॉट सी कर देते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि इनका इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ कुछ रहा होगा और इससे फिर बनने शुरू भी हो गया, तो उस केस में इनिशियल कंसंट्रेशन ये हम लोगों के हैं, और आफ्टर टाइम टी जब इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया और इनके फॉर्मेशन होने लगे, तो किसी टाइम टी पर हम लोगों का इनके कंसंट्रेशन एन ए एन बी और एन सी, ये हम लोग का तीनों का कंसंट्रेशन है। तो हम लोग को सॉल्व करना है कि यही तीनों कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी कितना है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो भाई ये हम लोगों का बी में भी डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो ए बी में जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है उसका जो डिके कांस्टेंट है λ1, और इधर जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है इसके लिए डिके कांस्टेंट λ2 है। तो जिस रेट से इस डायरेक्शन में जिस रेट से ए डिके होगा उस रेट से सी बनेगा, इस डायरेक्शन में जिस रेट से ए डिसइंटीग्रेट होगा उस रेट से बी बनेगा। तो along this direction rate of decay of A equal to rate of formation, इस डायरेक्शन में rate of decay of A is equal to rate of formation of C, और दोनों का मिला देंगे तब नेट रेट ऑफ डीके ऑफ ए मिल जाएगा। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इस डायरेक्शन में किस पे डिपेंड करेगा, λ1 इंटू इसका प्रेजेंट कंसंट्रेशन, क्योंकि इसी का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका प्रेजेंट कंसंट्रेशन कितना है Na, तो इस डायरेक्शन में इसके डीके होने का रेट क्या हो गया λ1 इंटू Na, इस डायरेक्शन में डीके होने का रेट क्या हो गया λ2 Na।
और इन दोनों का सम कर देंगे तो नेट रेट ऑफ डीके ऑफ ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी which is dnb by dt and this is lambda 1 into na, ये फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी which is dnc by dt and this is lambda 2 na, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। और इसके ये नेट रेट, इसमें नेट में हम लोगों का सिर्फ डीके होगा, तो नेट रेट ऑफ डीके, नेट रेट ऑफ डीके ऑफ ए, इसको लिख सकते हैं माइनस डी एन ए बाई डी टी, और ये दोनों का सम होगा लेमडा 1 इंटू एन ए प्लस लेमडा 2 इंटू एन ए, दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब ये तीन इक्वेशन हम लोगों का मिल गया, इन्हीं तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का तीनों का वैल्यू एन ए, एन बी और एन सी का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। पहला इक्वेशन अगर देखते हैं तो एन बी और एन ए ये दो अननोन है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एन ए और एन बी में है, तो इक्वेशन एक हो दो वेरिएबल हो सॉल्व नहीं हो सकता है। इसमें भी एन सी और एन ए है, दो वेरिएबल एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा। ये हम लोग का देखेंगे तो एन ए और इधर भी एन ए दोनों में कॉमन हो गया, तो ये पूरा इक्वेशन एन ए में ही है। तो अब पहले हम लोगों का सबसे पहले यही थर्ड इक्वेशन सॉल्व होगा, तो सबसे पहले थर्ड इक्वेशन हम लोगों का सॉल्व होगा। तो थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने पर हम लोगों का एन ए का वैल्यू मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड डी एन ए डिवाइडेड बाई एन ए माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू डी टी। भाई एन ए कॉमन होकर इधर आ गया, डी टी इधर चला गया, तो यहाँ से हम लोग का दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। टी इक्वल टू 0 पर ये कितना था एन नॉट ए, और टी इक्वल टू टी पर ये हम लोग का एन ए। तो फाइनली यहाँ से एन ए, और इसको अभी इंटीग्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं एल एन एन ए लिमिट एन नॉट ए टू एन ए, और ये राइट हैंड साइड हम लोगों का लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू टी हो जाएगा। इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये हम लोगों का एल एन ए यानी कि एन ए माइनस एल एन एन ए नॉट एन नॉट ए, तो ये आ जाएगा सीधे हम लोग का एल एन एन ए डिवाइडेड बाई एन नॉट ए। एंड दिस इज माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू टी। तो फाइनली यहां से हम लोगों का एन ए का वैल्यू, और एंटी लॉग लिए, एंटी लॉग लेंगे तो हम लोगों का लॉग हट जाएगा और ये वाला हम लोगों का ई का पावर बन जाएगा विच इज माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू टी। तो यहाँ से एन ए का वैल्यू हम लोगों को मिल गया, एन ए इक्वल टू एन नॉट ए ई टू द पावर माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 टाइम्स टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ एन ए आफ्टर टाइम टी। अब एन ए अगर हम लोगों का सॉल्व हो गया तो उस केस में इसमें पुट कर सकते हैं और इसमें भी पुट कर सकते हैं, तो इसमें और इसमें दोनों में पुट करके एन बी और एन सी का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। भाई एन ए का वैल्यू हम लोग का इतना मिल गया, तो इसका वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। नाउ इक्वेशन फ्रॉम 1 डी एन बी बाई डी टी का वैल्यू लेमडा 1 एन ए लिखा गया था, तो इसमें डी टी उधर लगे, एन ए का वैल्यू वापस ये पुट कर दिया गया। अब ये हम लोगों का पूरा टाइम का फंक्शन आ गया, तो अब इसमें दोनों साइड हम लोग क्या कर दें इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इधर हम लोग का t इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 पर कितना था एन नॉट बी, और t इक्वल टू टी पर ये हम लोगों का है एन बी। तो फाइनली इसमें हम लोगों का एन बी माइनस एन नॉट बी लेफ्ट हैंड साइड हो गया, लेमडा 1 एन नॉट ए
इसका इंटीग्रेशन हम लोगों का e टू दी पावर माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, या इस पूरे को एक लेमडा बोल देते हैं, तो लेमडा इंटू टी डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, और ये हम लोगों का है लिमिट 0 टू टी। तो यहाँ से एन बी माइनस एन नॉट बी, ये कांस्टेंट है, इसमें बाहर कर देते हैं, लेमडा 1 एन नॉट ए डिवाइडेड बाई लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, माइनस साइन इसमें बाहर, इसमें हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो इसमें पुट करेंगे अपर लिमिट तो यही रह जाएगा, लोअर लिमिट टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 ये 1 हो जाएगा। तो इट इज सिंपली e टू द पावर माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 टी माइनस e टू द पावर 0, और फाइनली यहाँ से एन बी माइनस एन नॉट बी, ये माइनस अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इट इज सिंपली लेमडा 1 एन नॉट ए डिवाइडेड बाई लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 टाइम्स 1 माइनस e टू दी पावर माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू टी। ये हम लोगों का एन बी का वैल्यू आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ एन बी। अब ये एन बी का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। इसी तरह से हम लोगों का इक्वेशन थर्ड से सही, बस इसमें एन बी की जगह पर क्या था, एन सी था, और लेमडा 1 की जगह पर लेमडा 2, तो इसमें चेंज क्या आएगा, इस लेमडा 1 की जगह लेमडा 2 आएगा, और इसमें एन बी की जगह पर एन सी आ जाएगा, बाकी सब तो वही रहेगा भाई। यहाँ पर तो हम लोगों का ये वाला टर्म तो हम लोगों का वही रहेगा, ये लेमडा 1 तो एट इज बाहर ही रहा, तो इसी का इंटीग्रेशन, ये तो हम दोनों में था हम लोगों का। तो उस केस में हम लोगों का सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट एन सी माइनस एन नॉट सी इक्वल टू लेमडा 2 एन नॉट ए डिवाइडेड बाई लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 टाइम्स 1 माइनस e टू दी पावर माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू टी। ये एन सी का वैल्यू हम लोगों का मिलेगा, और इसी में अगर हम लोगों का इनिशियल कंसंट्रेशन एन बी और एन सी का वैल्यू 0 अगर ले लेते हैं, तो उस केस में इफ एन नॉट बी इक्वल टू 0 and n naught c equal to 0, then nb का वैल्यू और n नॉट a को हम लोग n नॉट बोल देते हैं, then if n नॉट b इक्वल टू 0 n नॉट c इक्वल टू 0, यानी शुरू में हम लोग का दोनों 0 है, और n a नॉट हम लोग n नॉट है, उस केस में n a का वैल्यू अगर लिखेंगे तो इट इज n नॉट e टू दी पावर माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 टी। एन बी का वैल्यू अगर देखेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये हम लोग का आएगा लेमडा 1 एन नॉट डिवाइडेड बाई लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 टी, और एन सी का जो वैल्यू आएगा वो लेमडा 2 एन नॉट डिवाइडेड बाई लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इंटू टी। These are the values of Na, Nb and Nc when initial concentration of Nb and Nc are 0 and Na is N naught. ये हम लोगों का है पैरेलल डिसइंटीग्रेशन। ये तीनों फंक्शन हम लोगों का जो आया था अभी, ये तीनों फंक्शन जो आया इसका अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं उस केस में, तो ये तो हम लोगों का एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व होगा, लेकिन ये 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस समथिंग है, तो ये इसका फंक्शन, ये फंक्शन हम लोग का एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है,
अब ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन अगर होगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, दिस मच, लेमडा 1 एन नॉट बाई लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, और इस वाले का एक्सपोनेंशियल इंक्रीज ये भी हो रहा है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों का ये होता है. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एन सी एंड दिस वन इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन बी. अब ये लेमडा 2 एन नॉट बाई लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, तो इसमें से एज्यूम कर लेते हैं अगर हम लोगों का लेमडा 1 इज ग्रेटर देन लेमडा 2, उस केस में हम लोगों का, अब ये ग्राफ प्लॉट कर रहे थे एन वर्सेस टी ग्राफ, तो ये एन ए का वैल्यू एन नॉट से डिक्रीज करना शुरू किया, टेंडिंग टू जीरो हो रहा है आफ्टर लॉन्ग टाइम इन्फिनिटी पर. इसमें हम लोगों का ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, यानी कि शुरू में t इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, e टू द पावर जीरो, e टू द पावर जीरो इज 1, 1 माइनस 1 जीरो, तो शुरू में ये भी जीरो था, ये हम लोग एज्यूम जो किए हैं, ये भी शुरू में जीरो था, तो ये दोनों जीरो से शुरू हो रहा है और मैक्सिमम ये एन बी का वैल्यू इतना जाएगा. तो इसमें हम लोग एज्यूम किए कि लेमडा 1 ज़्यादा अगर है लेमडा 2 से, तो ये एन बी का मैक्सिमम वैल्यू एन सी से ज़्यादा होगा. तो ये एन बी का मैक्सिमम वैल्यू इस लाइन को टच करेगा ग्राफ जाकर के इन्फिनिटी पर, और ये एन सी के लिए हम लोगों का ग्राफ है जो कि इन्फिनिटी पे जाकर टच करेगा इस लाइन को. तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज किया, मैक्सिमम वैल्यू ये है. इन दोनों का जो सम करेंगे इन दोनों का, तो ये हम लोगों का एन नॉट के बराबर आएगा. इन दोनों का जब सम करेंगे तो ये एन नॉट के इक्वल हो जाएगा हम लोगों का. तो दिस इज द पैरेलल डिसइंटीग्रेशन. इसके बाद हम लोगों का है दूसरा सीरीज डिसइंटीग्रेशन. नेक्स्ट थिंग हम लोगों का ये सीरीज डिसइंटीग्रेशन और सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन. इसमें हम लोगों को क्या होता है कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या न्यूक्लियाई दूसरे में कन्वर्ट होता है और दूसरा तीसरे में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सीरीज डिसइंटीग्रेशन. अब इसमें हम लोगों का इनिशियली t इक्वल टू जीरो पर इस न्यूक्लियाई का कंसंट्रेशन एन नॉट ए, इसका एन नॉट बी और इसका एन नॉट सी है. आफ्टर टाइम t न्यूक्लियाई कंसंट्रेशन ए बी और सी के एन ए एन बी और एन सी. अब हम लोगों को t टाइम बाद ये एन ए एन बी और एन सी कितना कितना है यही हम लोगों को सॉल्व करना है. तो अब इसमें हम लोगों का इसके लिए जो डीके कांस्टेंट है a से b, दिस इज लेमडा 1, और b से c में हम लोगों का डीके कांस्टेंट है लेमडा 2. तो यहाँ से a से b बन रहा था, b से c बन रहा है, तो अब ये b बन जो रहा है वो a के डीके होने के बाद बन रहा है, यानी कि जितना ये डीके होगा उतना ही b बन रहा होगा. उसी तरह से b जब डिसइंटीग्रेट होगा या डीके होगा तब c बन रहा होगा, तो जितना b डीके होगा उतना c बनेगा. अब यहाँ से यहाँ मतलब इसके लिए डीके कांस्टेंट कितना है लेमडा 1 और b के लिए डीके कांस्टेंट क्या है लेमडा 2. अब इनके इनिशियल कंसंट्रेशन यानी t इक्वल टू जीरो पर इन तीनों के कंसंट्रेशन एन नॉट ए एन नॉट बी और एन नॉट सी है. t टाइम बाद हम लोगों का कंसंट्रेशन इसका अब Na हो गया, इसका Nb और इसका Nc. अब यही Na Nb और Nc का वैल्यू हमको एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t सॉल्व करना है कि कितना कितना होगा. अब बात करते हैं कि a से b बनने का जो रेट है तो वो डिपेंड करेगा कि a के डीके होने का रेट क्या है, और किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का जो डीके होने का रेट है माइनस डी एन बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन, वेर एन इज प्रेजेंट न्यूक्लियाई कंसंट्रेशन. उस इंस्टेंट पर जितना भी नंबर रहा होगा न्यूक्लियाई कंसंट्रेशन होगा उसी पर इसका डीके होने का माइनस, मतलब हम लोगों का डीके होने का यानी कि एन कम हो रहा होगा, तो ये एन के डीके होने का रेट हो गया, तो इसलिए माइनस हम लोग लिख देते हैं. तो यहाँ पर ए के डीके होने का रेट क्या है कि इसके प्रेजेंट कंसंट्रेशन और इसका प्रेजेंट कंसंट्रेशन कितना Na, तो इसका डीके होने का रेट कितना हो गया लेमडा इंटू दिस कंसंट्रेशन. इसके लिए लेमडा 1 था और ये प्रेजेंट कंसंट्रेशन Na, तो इसके डीके होने का रेट हो गया लेमडा 1 इंटू Na, और ये है मनों का A है, ये भी क्या है A है, दिस वन इज लेमडा 1. अब ये जिस रेट से डीके होगा उसी रेट से B बन रहा होगा, तो यही सेम हो गया हम लोगों का डी एन बी बाई डी टी, यानी इसके बढ़ने का रेट होगा, ये घटने इसके घटने का रेट था और इसके बढ़ने का रेट हो गया, इसलिए प्लस लिखा हुआ है. तो दिस इज सेम रेट, इस रेट से ये B बढ़ रहा होगा. उसी तरह से अब B के घटने का रेट यानी कि इसके डीके होने का रेट क्या है, तो इसका डीके कांस्टेंट इनटू इसका प्रेजेंट कंसंट्रेशन, दैट इज लेमडा 2 इंटू एन बी, लेमडा 2 एन बी, ये घटने का रेट हो गया है B के, और जिस रेट से ये घट रहा होगा उसी रेट से C क्या होगा
बन रहा होगा, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डी एन सी बाई डी टी। सी के बढ़ने का रेट हो गया। लेकिन अब नेट में अगर देखें बी, तो इधर से बन भी रहा है और इधर से घट भी रहा है, तो इसके बनने का रेट और ये घटने का रेट, तो उस केस में अगर हम बात करें कि नेट में हम लोगों का बढ़ेगा कि घटेगा, वो डिपेंड करेगा कि बढ़ने का रेट ज़्यादा है या घटने का रेट ज़्यादा है। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग एज्यूम करेंगे कि अगर लेमडा वन, सॉरी, ये बढ़ने का रेट जो था वो ज़्यादा है, जैसे 10 के रेट से बन रहा था ये, और इधर 5 के रेट से घट रहा है, तो नेट में किस रेट से ये बढ़ रहा है, तो 10 माइनस 5। तो इसका मतलब लेमडा वन एन ए से बन रहा था और इस रेट से कम हो रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, दिस इज द नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, यानी कि नेट में इस रेट से ये बी इंक्रीज हो रहा होगा। तो यही 3 इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर। दिस इज रेट ऑफ डीके ऑफ ए माइनस डी एन ए बाई डी टी इक्वल टू लेमडा इंटू एन ए। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। बी के बनने का रेट क्या था नेट में, तो इधर बनने का रेट था और इधर घटने का रेट है। तो बनने का रेट क्या था, लेमडा वन इंटू एन ए, और घटने का रेट हो गया लेमडा टू इंटू एन बी। तो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी विच इज डी एन बी बाई डी टी, एंड दिस इज लेमडा वन इंटू एन ए माइनस लेमडा टू एन बी। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। थर्ड वन, इसके बनने का रेट जो कि इसके घटने का रेट था वही इसके बढ़ने का रेट है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज दिस इज डी एन सी बाई डी टी, and this is lambda 2 into nb. This is third equation. अब ये 3 इक्वेशन हम लोगों का है और इन्हीं तीनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करके इन तीनों के na, nb और nc का वैल्यू सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन अगर देखें तो यहाँ पर ये पूरा इक्वेशन na में है, इसमें अगर देखें तो nb, na और nb, यानी ये na और nb में है दूसरा इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन इज nc एंड nb। तो अब एक इक्वेशन हो, दो वेरिएबल हो, तो उसमें एक इक्वेशन से दोनों वेरिएबल तो सॉल्व नहीं किया सकता है, लेकिन एक इक्वेशन अगर है और एक ही वेरिएबल, जैसे पहला इक्वेशन, इसमें एक ही सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन है, तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ये पहले हम लोगों का सॉल्व होगा। अब na जब सॉल्व हो जाएगा तो अब हम लोगों को na अगर पता हो गया तो सिर्फ ये nb में बचेगा हमको, तो उसके बाद ये सेकेंड इक्वेशन सॉल्व होगा। अब ये एन बी जब हम लोगों का मिल जाएगा तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो उस केस में सिर्फ एन सी सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1, भाई इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले जा रहे हैं, तो डी एन ए बाई एन ए, एंड दिस इज माइनस लेमडा वन इंटू डी टी। लिमिट लगा देते हैं, t इक्वल टू 0 पर ये था हम लोगों का एन नॉट ए, एट t इक्वल टू टी दिस इज एन ए। अब ये हम लोगों का इस तरह का इक्वेशन सॉल्व किए थे हम लोग, तो यहां से हम लोगों का ये एल एन एन ए एन नॉट ए टू एन ए विच इज माइनस लेमडा वन इंटू टी, ये राइट हैंड साइड। फाइनली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो इट इज लेमडा एन ए माइनस एल एन 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 नॉट ए, एंड दिस इज माइनस लेमडा वन इंटू टी। ये हो गया एल एन ए बाई एन ए नॉट ए माइनस लेमडा वन टी। एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग हट जाएगा, इधर ई का पावर ये हो जाएगा टोटल, तो एन ए डिवाइडेड बाई एन नॉट ए विच इज ई टू द पावर माइनस लेमडा वन टी, और यहाँ से एन ए का वैल्यू मिल गया विच इज एन नॉट ए ई टू द पावर माइनस लेमडा वन इंटू टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ एन ए। अब एन ए का वैल्यू हम लोगों को मिल गया अगर, तो अभी हम लोगों का सेकेंड इक्वेशन
एन ए नोन हो गया, तो अब ये एन बी में बन गया। तो अभी इक्वेशन 2 से हम लोग देख सकते हैं इसको। ये 3 इक्वेशन था, अब ये एन ए का वैल्यू अगर मिल गया है तो उस केस में इसका वैल्यू हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव डी एन बी बाई डी टी, इसको इधर लाते हैं लैम्डा 2 एन बी एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू एन। और एन ए का वैल्यू यहाँ पर एन ए जो भी था इसमें ए का वैल्यू हम लोगों का है एन नॉट ए ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी। अब ये जो इक्वेशन हम लोगों का दिख रहा है, दिस इज जस्ट लाइक इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स। ये कुछ इस तरह का इक्वेशन हुआ, क्योंकि हम लोग मैथ में डिफरेंशियल इक्वेशन पर जब पढ़ते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस फॉर्मेट का हम लोगों का इक्वेशन जो भी होता है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं। तो ये अब इसमें y की जगह क्या है एन बी, एक्स की जगह क्या है टी, ये हम लोगों का एन बी, और p की जगह क्या है लैम्डा 2 विच इज अ कांस्टेंट फंक्शन। और इधर q जो हम लोगों का ये x का फंक्शन होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये t है तो t का फंक्शन दिख रहा है पूरा राइट हैंड साइड, तो ये हम लोगों का q की जगह पर है। तो अब इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग क्या लिखते थे, e टू द पावर इंटीग्रल p dx, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और p की जगह पर यहाँ हम लोग कितना था लैम्डा 2, और ये x की जगह क्या है t, तो ये हो गया e का पावर लैम्डा 2 इंटू डी टी। अब इसमें लिमिट हम लोग लगा रहे थे 0 टू t। तो इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इस इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर देखें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर लैम्डा 2 डी टी इंटीग्रल 0 to t which is e to the power lambda 2t, this is the integrating factor। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से पूरे में हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये e टू द पावर लैम्डा 2t डी एन बी बाई डी टी प्लस लैम्डा 2 एन बी ई टू द पावर लैम्डा 2t लैम्डा 1 एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1t ई टू द पावर लैम्डा 2t। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, दिस लेफ्ट हैंड साइड इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, यानी कि दिस कैन बी रिटन एज डी बाई डी टी ऑफ एन बी इंटू ई टू द पावर लैम्डा 2t। ये दो फंक्शन प्रोडक्ट है, इसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, ये जो लिखा हुआ है फर्स्ट मतलब एन बी, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई टू दी पावर लैम्डा 2t इंटू लैम्डा 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। और सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन ये लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड है, इस दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन हो गया। एंड दिस इज लैम्डा 1 एन नॉट ए था, एन नॉट ए ई टू दी पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी। अब इसको हम इधर ले जा सकते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज डी टाइम एन बी ई टू दी पावर लैम्डा 2t एंड दिस इज लैम्डा 1 एन नॉट ए ई टू दी पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 t और dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग, ये कांस्टेंट था इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं, ये कांस्टेंट हम लोगों का इंटीग्रेशन से बाहर हो गया। और यहाँ पर ये अब d, इस पूरे को हम एक वेरिएबल मान लें अगर, तो यहाँ से हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ये d समथिंग z, दिस इज काइंड ऑफ z, तो dz लिखा हुआ है, और dz का इंटीग्रेशन क्या होता है z, तो यानी कि सिंपली एन बी ई टू दी पावर लैम्डा 2t। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में क्या है लैम्डा 1 एन नॉट ए, इसका इंटीग्रेशन ई टू दी पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ये ई का पावर एल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन, और प्लस सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट।
अब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू कितना होगा, तो एट t इक्वल टू 0 एन बी का जो वैल्यू था विच इज एन नॉट बी, क्योंकि वेरिएबल तो यही बन रहा है, बाकी सब तो ये सब हम लोग का टाइम का वैल्यू t इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। तो ये वैल्यू अगर पुट करते हैं तो उस केस में हम लोगों का ये कितना आया एन नॉट बी, और ये तो हम लोगों का e टू दी पावर 0 1 हो गया, एंड दिस इज lambda 1 एन नॉट a डिवाइडेड बाई lambda 2 माइनस lambda 1, e टू दी पावर ये 0 हो गया, दैट इज 1 प्लस c। ये है t इक्वल टू 0 पर हम लोगों का ही मिला, यानी c का वैल्यू कितना, दिस वैल्यू माइनस 10, c इक्वल टू एन नॉट बी माइनस lambda 1 एन नॉट a डिवाइडेड बाई lambda 2 माइनस lambda 1, ये c का वैल्यू हो गया। अब इस c का वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग, तो उस केस में हम लोगों को क्या मिलेगा, एन बी ई टू दी पावर lambda 2t इक्वल टू lambda 1 एन नॉट a ई टू दी पावर lambda, अब प्लस c का वैल्यू ये दिख रहा है, दिस एन नॉट बी और माइनस lambda 1 एन नॉट a डिवाइडेड बाई lambda 2 माइनस lambda 1। अब ये टर्म और ये टर्म में दोनों कॉमन है, तो इसको अगर हम लोग पुट कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग का ये मिला था टी कांस्टेंट जो भी था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसका वैल्यू, तो ये टी इक्वल टू 0 पे एन बी का वैल्यू एन नॉट बी था, इसको पुट करने के बाद हम लोगों का सी का वैल्यू ये मिल गया था। इसका वैल्यू हम लोग जब आगे पुट किए थे इसी इक्वेशन में सी का वैल्यू, तो ये हम लोगों को मिला। ये वाला जो टर्म था और ये टर्म दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर ई टू दी पावर दिस माइनस 1 ये बच जाएगा, तो ये कॉमन होने के बाद हम लोगों का ई टू दी पावर lambda 2 माइनस lambda 1 इंटू टी माइनस 1 बच गया, और ये हम लोगों का एन नॉट बी। अब e टू दी पावर lambda 2 से अगर डिवाइड कर दें इधर दोनों साइड में, या इसको इधर लेके जाते हैं, तो उस केस में एन बी का वैल्यू अब इधर ये डिवाइड होगा, ये जो टर्म लिखा हुआ है इसको e टू दी पावर lambda 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस lambda 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि ये पावर सीधे सीधे ऐड हो जाएंगी, तो इट इज lambda 2 माइनस lambda 1 इंटू टी। तो इसको इस तरह से लिख करके इसमें डिवाइड कर दिया lambda 2t से, तो ये एक कैंसिल हो गया, इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं दोनों में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर ये, और यहाँ पर 1 अपॉन ई टू दी पावर lambda 2t आएगा, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ई टू दी पावर माइनस lambda 2t हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये नीचे जो था ऊपर जाके पावर माइनस हो गया। तो फाइनली एन बी का वैल्यू हम लोगों का ये है, एंड दिस इज वेरिंग विथ टाइम। अगर शुरू में हम लोगों का एन नॉट बी नहीं था, यानी पहले शुरुआत में हम लोगों का बी नहीं है, वो सिर्फ ए से बन रहा था, तो उस केस में एन नॉट बी का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो ये टर्म 0 हो गया, बाकी हम लोगों का ये बचेगा। इफ एन नॉट बी इक्वल टू 0, उस केस में एन बी का जो वैल्यू मिलेगा हमको lambda 1 एन नॉट ए डिवाइडेड बाई दिस इज द वैल्यू ऑफ बी when initially nb is not present। अब ये nb का वैल्यू जो मिला, nb का वैल्यू ये थर्ड इक्वेशन में अगर हम लोग पुट कर दें, तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं nc का वैल्यू। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, जो हम लोग का थर्ड इक्वेशन था dnc बाई dt इक्वल टू lambda 2 इंटू nc, उसमें हम लोगों का dt को इधर ले गए, तो ये हम लोगों का बन गया dnc इक्वल टू lambda 2 nb dt। nb का वैल्यू जो अभी हम लोगों का सॉल्व हुआ था, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिया गया, एन बी की जगह पे ये पुट कर दिए। अब ये दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दिए हम लोग, इस lambda 2 का दोनों मल्टीप्लीकेशन है यहाँ, तो इसका इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ है और इसका इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ है। अब ये इन दोनों को अलग अलग हम लोग लिख दिए और सबको इंटीग्रेट कर दिए। लोअर लिमिट हम लोगों का इधर टी पर है, डी टी है ना, टी पर लोअर लिमिट हम लोगों का क्या है 0, शुरू में टी इक्वल टू 0 पर हम लोगों का एन सी का वैल्यू कितना था एन नॉट सी, और आफ्टर टाइम टी दिस इज एन सी, अपर लिमिट में एन सी और ये टाइम टी जनरल। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों का क्या है एन सी माइनस एन नॉट सी,
ये कांस्टेंट टर्म था, इंटीग्रेशन से बाहर हुआ, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस लैम्डा 1t डिवाइडेड बाई माइनस लैम्डा 1, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस लैम्डा 2t डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ लैम्डा 2। अब इस पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी। ये लैम्डा 2 एन नॉट बी कॉन्स्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस लैम्डा 2t बाई माइनस लैम्डा 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। अब इसमें से इस पे हम लोगों का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया गया है, जैसे ये तो कांस्टेंट ही है, इसमें अगर अपर लिमिट पुट करते हैं तो ये इतना ही बनेगा, माइनस लोअर लिमिट में e टू द पावर 0 होगा विच इज 1, तो दिस वैल्यू -1 करेंगे, लेकिन ये वाला माइनस जब ऊपर एडजस्ट करेंगे तो ये 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा 1t हो जाएगा, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। उसी तरह से इसमें भी माइनस साइन एज इट इज है, ये जो वैल्यू था इसमें अपर लिमिट पुट किए तो यही रह गया, और लोअर लिमिट पुट करेंगे e टू द पावर 0 विच इज 1, तो दिस वैल्यू -1 करेंगे, लेकिन ये माइनस जब एडजस्ट करेंगे तो ये 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा 2t डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 बन जाएगा, और ये बीच में जो माइनस साइन था एज इट इज रह गया। इधर भी वही चीज़ था, लैम्डा 2 एक्चुअली कैंसिल हो गया, अपर लिमिट यही है, लोअर लिमिट e टू द पावर 0 1 हो गया, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन ये माइनस एडजस्ट करेंगे तो 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा 2t, दिस इज द वैल्यू। तो ये बेसिकली हम लोगों का एनसी का वैल्यू से यहाँ सॉल्व हो जाएगा। अब सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग का इनिशियल वैल्यू दोनों का क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं, एनसी और एनबी जो ले रहे थे हम लोग इनिशियल वैल्यू कुछ इनको इनिशियली हम लोग जीरो कर लेते हैं, तो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है ये। तो शुरू में अगर हम लोगों का ये एन बी और एन सी जीरो हो जाए तो उस केस में ये वैल्यू हम लोगों का जीरो पे एन सी होगा, ये एन बी हम लोगों का क्या है एन नॉट बी, इट इज ऑल्सो जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये आएगा ही नहीं, तो सिर्फ हम लोगों का इतना बचेगा। तो ये होगा एन सी का वैल्यू व्हेन एन नॉट बी एंड एन नॉट सी इज जीरो। अगर एन नॉट बी जीरो रहा तो उस केस में सिर्फ ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो बाकी राइट हैंड साइड हम लोगों का ये वैल्यू वेजिटीज और बस ये राइट हैंड साइड इतना, ये टर्म जीरो होगा। अब इसमें हम लोगों का रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम कब बोलते हैं, तो ये था हम लोगों का ये सीरीज डिसइंटीग्रेशन और सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, इसी में आता हम लोगों का रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, दिस इज Na, Nb एंड Nc एट t इक्वल टू टी, ये जो हम लोग बोल रहे थे। सेकेंड इक्वेशन हम लोग का जो लिखा था dNb बाई dt, नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन विच इज लैम्डा 1 इंटू Na माइनस लैम्डा 2 Nb, ये शुरू में हम लोग का सेकेंड इक्वेशन। भाई इसमें हम लोग का अब ये बोल रहे थे हम लोग रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, सीरीज डीके में हम लोग ये लिखे थे एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, इनके न्यूक्लियाई कंसंट्रेशन हम लोग ये थे। सीरीज डीके में हम लोगों का ये किसी टाइम इंस्टेंट पर ये तीनों जो भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं उनके कंसंट्रेशन दिए हुए थे। अब इसमें रेट ऑफ डीके ऑफ ए का सिर्फ डीके होता है, बी इधर से बन भी रहा होता है, इधर से डीके भी होगा, यानी बी का दोनों हो रहा है, और सी सिर्फ क्या हो रहा है फॉर्म हो रहा है, बन रहा है। तो ये बी जो बीच में दिख रहा है इसके लिए नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ये लिखे थे। तो रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम तब होता है जब ये डी एन बाई डी टी क्या हो जाए जीरो, फॉर रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, फॉर रेडियो एक्टिव this dNb by dt should be zero। रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन अगर है, इसका मतलब क्या है Nb इज मैक्सिमम, और इसी में हम लोग अगर देखें तो इट इज लैम्डा 1 इंटू एन ए इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू एन बी, और लैम्डा 1 इंटू एन ए क्या था रेट ऑफ डीके ऑफ ए, और लैम्डा 2 एन बी क्या था रेट ऑफ डीके ऑफ बी। दिस इम्प्लाई दैट rate of decay of A equal to rate of decay of B। This is called radioactive equilibrium। ये है रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम का कंडीशन कि जब दोनों जिस समय ये दोनों के डीके होने का रेट क्या हो जाए इक्वल हो जाए, उस केस को हम लोग या उस कंडीशन को बोलते हैं रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम। और इसी इंस्टेंट या इसी कंडीशन में हम लोगों का एनबी का वैल्यू क्या होता है मैक्सिमम। तो ये इस पर भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं कि बी मैक्सिमम होगा तो क्या कंडीशन है, तो यही सेम कंडीशन है।
जब भी मैक्सिमम हो तब भी यही कंडीशन है, और रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम है तो भी यही कंडीशन है। दैट मीन्स कि रेट ऑफ डीके ऑफ ए, रेट ऑफ डीके ऑफ बी, ये दोनों हम लोगों का इक्वल होना चाहिए। ये नेक्स्ट थिंग हम लोगों का रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। जितना भी हम लोगों का रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन था उसको डिफरेंट सीरीज में हम लोग कैटेगराइज करते हैं। जनरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से हैं जिनके लिए जेड का वैल्यू ग्रेटर देन 80 और लगभग 83 भी कहीं कहीं बोला जाता है। ग्रेटर देन 83 है तो उस केस में हम लोगों का रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। तो ये डिफरेंट जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनका जब डिसइंटीग्रेशन शुरू होता है तो ये तब तक डिसइंटीग्रेट नहीं होता रहेगा जब तक ये एक स्टेबल हम लोगों का न्यूक्लियाई नहीं मिल जाता है, तब तक ये डिसइंटीग्रेट होता रहेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन सीरीज। इस सीरीज में हम लोगों को क्या हो रहा है कि अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, बीटा निकल रहा है, फिर अल्फा का, और अल्फा बीटा के साथ साथ हमेशा गामा भी निकलता है। तो अल्फा के बाद बीटा भी हो सकता है, फिर बीटा के बाद अल्फा फिर हो सकता है, फिर गामा हो सकता है। इस तरह से हम लोगों का ये सीरीज चलता रहता है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये एक स्टेबल प्रोडक्ट हम लोगों का या स्टेबल न्यूक्लियाई अचीव नहीं कर जाता है। तो इसमें हम लोगों का देखा गया कि 4 तरह के हम लोगों के सीरीज हैं। दिस इज कॉल्ड 4n सीरीज। 4n, 4n+1, 4n+2, 4n+3 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम 4n सीरीज। और उस केस में अगर रिमाइंडर 1 बच जाएगा 4 से डिवाइड करने के बाद तो ये कहलाता है 4n+1 सीरीज। रिमाइंडर अगर 2 बचता है 4 से डिवाइड करने पर तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर 4n+2, और ये 4n+3 रिमाइंडर 3 अगर बचेगा तो इट इज कॉल्ड 4n+3 हम लोग। अब 4 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम लोग भाई, 4 से ही क्यों डिवाइड, 2 से क्यों नहीं, 3 से क्यों नहीं? तो बेसिकली हम लोगों का इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा पार्टिकल। जब अल्फा पार्टिकल निकलता है उस केस में ये जल्दी से अपना एनर्जी लूज करता है और उस केस में जल्दी स्टेबिलिटी गेन करता है। इसीलिए हम लोगों का 4 न्यूक्लियॉन्स, अल्फा पार्टिकल में हम लोग कितने हैं 4 न्यूक्लियॉन्स, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन। दैट्स वाई इट इज डिवाइडेड बाई 4। ये हम लोग का 4 सीरीज में से ये पहला सीरीज हम लोग का थोरियम सीरीज। भाई इसमें हम लोगों का ये 4n सीरीज है, क्योंकि इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट 2 से डिवाइड हो जाता है। तो उसी तरह से दूसरा नेपच्यूनियम सीरीज है, यूरेनियम सीरीज एंड एक्टिनियम सीरीज। मास नंबर में जब हम लोग डिवाइड करते हैं, क्योंकि मास नंबर में डिवाइड करेंगे क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है ना, ये तो सिर्फ प्रोटॉन ही का नंबर है। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में हम लोग डिवाइड करते हैं 4 से। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अगर हम लोगों का कंप्लीट रूप से डिवाइड हो जाता है तो इसलिए हम लोग इसको 4n सीरीज, और एक रिमाइंडर 1 बचेगा इसमें, दैट इज कॉल्ड 4n+1। इसमें 2 बचेगा 238, इसमें हम लोगों का 3 बचेगा 235। अब ये इसका हाफ लाइफ, ये पेरेंट एलिमेंट हम लोगों का थोरियम, ये पोलोनियम है, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, इनके हाफ लाइफ्स ये ईयर्स में हैं। थोरियम का हाफ लाइफ ये हम लोगों का है इतना ईयर्स। ये सब हाफ लाइफ है पेरेंट एलिमेंट के। तो ये याद रखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये अगर याद रहेगा तो वो बेटर होगा। स्टेबल प्रोडक्ट इसमें जो हम लोग को बनता है सभी में लेड बनता है, लेकिन ये जो छोड़ करके 4n+1, 4n+1 में हम लोग का जो स्टेबल प्रोडक्ट है बिस्मुथ, बाकी में सब में लेड है। ये 208, 206, 207, और ये बिस्मथ हम लोगों का 209। अब इसमें नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने इमिट हो रहे हैं, तो ये हम लोगों का 6 अल्फा पार्टिकल, 4 बीटा पार्टिकल। ये हम लोगों का है 8, 5 बीटा पार्टिकल 5, इसमें 8 अल्फा पार्टिकल, 6 बीटा पार्टिकल, 7 अल्फा एंड 4 बीटा। तो ये हम लोगों का नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने इमिट होते हैं। तो दिस इज द रेडियो एक्टिव सीरीज। और जो भी एलिमेंट हम लोगों का रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा इन्हीं में से कोई किसी न किसी एक सीरीज में लाई करेगा, क्योंकि इसी में सारा इंक्लूड हो गया है। क्योंकि 4n+ हम लोग 4 कर देंगे तो फिर अगेन इट इज इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 4। तो इसीलिए मेनली हम लोगों का 4 कैटेगरी होता है, इन्हीं 4 में से कोई किसी न किसी एक सीरीज में लाई करेगा जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। ये नेक्स्ट थिंग हम लोगों का ये जो 4 सीरीज थी उसमें से ये 4n सीरीज हो गया, ये 4n+1 सीरीज।
यहाँ शुरुआत हुआ है थोरियम, थोरियम से शुरू होकर के फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट इज लेड 208। इसमें हम लोगों का नेपच्यूनियम से शुरू हुआ है, ये नेपच्यूनियम से शुरू हो रहा था, इसीलिए नेपच्यूनियम सीरीज कहा जाता है इसको, और इसको थोरियम सीरीज कहा जाता है। तो ये जो भी नाम है ये कहीं ना कहीं उसमें हम लोगों का ये एलिमेंट आता है, इसीलिए उसे नाम रखा गया है। तो ये हम लोगों का 2 सीरीज हो गया। इसी तरह से अगला 2 सीरीज भी हम लोगों का, ये थर्ड हम लोगों का 4n+2 सीरीज, उसका ये सीरीज हम लोग दिखा रखे हैं। ये यूरेनियम से थोरियम, थोरियम से प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम 234, देन थोरियम 230, रेडियम, रेडॉन, पोलोनियम, ये लेड, एस्टेटाइन, ये इसको बोलते हैं हम एस्टेटाइन, बिस्मथ, थैलियम, दिस इज पोलोनियम, लेड, बिस्मथ, थैलियम, पोलोनियम, लेड। अब यहाँ पर जो पोलोनियम, यहाँ जो पोलोनियम था और यहाँ पर पोलोनियम, देखिए 2 अलग अलग हम लोगों का आइसोटोप है, ये 214 है और ये 10 है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप, जैसे यहाँ पर थैलियम 206 और यहाँ पर 210। ये लास्ट हम लोग का 4n+3 सीरीज। तो ये हम लोग का यूरेनियम 235, ये थोरियम, यूरेनियम 235 से थोरियम में कन्वर्टर 231, देन प्रोटेक्टिनियम, एक्टिनियम, फ्रांसियम, और इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, दो पॉसिबल है। यहाँ पर इधर से भी जा सकता है, ये पहले ये भी हो सकता है। तो इसमें 2 ब्रांच हम लोगों का ये बन रहा है, इसका मतलब इधर से भी हो सकता है या इधर से हो सकता है, यानी कि इसमें इसमें बीच में हम लोगों का ये फ्रांसियम भी बन सकता है और ये थोरियम भी बन सकता है। डिपेंड किया इसके बाद पहले कौन सा हो रहा है। अगर पहले बीटा डीके होता है तो थोरियम बनेगा, पहले अल्फा डीके होगा तो ये फ्रांसियम बन जाएगा। दिस इज रेडियम, रेडॉन, पोलोनियम, लेड 211। भाई अब ये लेड के बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, तो ये लेड हम लोगों का, देन बीटा डीके, बिस्मथ, दैट इज 211। इसके बाद फिर यहाँ से अब ये अल्फा डीके और बीटा डीके इसका दोनों हो सकता है, तो अगर अल्फा पहले होता है तो टेलोनियम बन जाएगा, बीटा पहले होगा तो पोलोनियम बन जाएगा। उसके बाद फिर हम लोगों का फाइनली लेड 207। तो ये फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों का इसमें है। ये था हम लोगों का रेडियो एक्टिव सीरीज, जो भी 4 सीरीज थे उससे रिलेटेड कुछ। अब ये रिएक्शंस बोल सकते हैं हम लोग, न्यूक्लियर रिएक्शंस ही हैं बेसिकली, क्योंकि अल्फा बीटा डीके जो भी होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस।